जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें पता लग सके कि अगर हमारी साइड से कोई कमी है तो हम उसको दूर कैसे कर सकेंगे। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गीतिका जाखड़, बी नासिर कमल, सी मनोज कुमार और डी प्रकाश अग्निहोत्री। तो दोस्तों याद रखें, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नासिर कमल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नासिर कमल उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ये कब तक महानिदेशक रहेंगे? इसके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के 31 जुलाई 2022 तक रहेंगे। दोस्तों, वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इनके अभी जो रिशफल हुआ था कैबिनेट में, तब इनको यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया था। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और दूसरा आपको याद रखना है कहां से, तो उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस हैं, और इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 तक होगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 10 और डी 4। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यह 4 खेल कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग हैं। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। तो दोस्तों, जो नए 4 खेल जोड़े गए हैं उनके नाम आप याद रखें, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। एक 4 नए खेल हैं। जबकि अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाता कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है अलग से, तो यह 5 आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि बेसबॉल को भी शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, बेसबॉल पहली बार पदार्पण नहीं कर रहा है। जो कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग है, यह अभी तक कभी ओलंपिक में शामिल हुए ही नहीं थे। यह पहली बार है कि ओलंपिक में शामिल हुए हैं। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई है। बेसबॉल को 1992 के बार्सिलोना खेलों में शामिल किया गया था। वह 2008 के बीजिंग तक यह खेल रहा। तो दोस्तों याद रखना है, 1992 से 2008 तक यह खेल का हिस्सा रहा ओलंपिक में। उसके बाद उसको सूची से हटा दिया गया, और अब 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हो रहे हैं, तो बेसबॉल वहां फिर से जोड़ दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए यूपी ई lords.in, बी up.रोजगार.in, सी up.mygov.in और डी up.digital.in। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए up.mygov.in पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों, यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार की माईगॉव पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। दोस्तों, यहाँ से आप बहुत सी चीजें याद रखें। सबसे पहले तो यह पोर्टल किस दिन लॉन्च किया गया, तो 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस के दिन लॉन्च किया गया। इसी दिन जो केंद्र सरकार का पोर्टल है माई गॉव करके, उसके 7 साल पूरे हुए थे। तो 7 साल पूरे उसके हुए, और इन्होंने इसको अपने राज्य में भी up.mygov.in के नाम से इस पोर्टल को चला लिया।
ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया है दोस्तों। तो अब उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया। नजर डालेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं भारत में उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपको समझाई गई है। इसकी अगर बता दें दोस्तों, तो सीमाएं 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से इसकी सीमाएं लगती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे पहले राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र का स्थान होता है और चौथा है आपका, तीसरा महाराष्ट्र का स्थान है और चौथा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में। तो आपको याद रखना है। देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको जैसे बताया मैंने कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो चौथा बड़ा में आपको यह भी बताया, प्रथम राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश और तृतीय महाराष्ट्र के बाद चौथा उत्तर प्रदेश। इसकी अगर सीमाएं देखें तो मैंने बोला था एक देश मतलब नेपाल से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। 8 राज्यों में उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश 8 राज्य तथा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। और इन्हीं सबसे सीमा साझा करने के साथ यह भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। 403 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये 6 के 6 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि सारे पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिसमें से दोस्तों रासलीला और नौटंकी यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों हम, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर लंबाई के साथ विश्व का और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि विश्व और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर की लंबाई के साथ। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखना है दोस्तों। लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है दोस्तों। यह आपको बहुत अच्छे से फैक्ट्स याद रखने होंगे। कोविड-19 के टाइम चाहे वो सैनिटाइज करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना हो, कुछ भी करना हो, उसके जो फैक्ट्स होंगे यह आपके एग्जाम्स में, अभी अपकमिंग एग्जाम्स में जरूर आएंगे। तो आपको याद रखना है लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क बनेगा, याद रखना है दोस्तों, देश का पहला लेदर पार्क कानपुर में। लखनऊ के KGMU में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा, तो याद रखना यह भी। लखनऊ मेट्रो रोस्पा पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली मेट्रो है, तो यह भी याद रखना है। रोस्पा पुरस्कार अगर किसी मेट्रो को मिला है पहली, सबसे पहले, तो वह लखनऊ मेट्रो को मिला। अमेठी में विश्व का 5वां और देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय शुरू हो गया है। तो दोस्तों जो विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में शुरू हुआ है वह विश्व में कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर है और देश में तो पहले स्थान पर है ही, याद रखना है दोस्तों। शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। आप अब सोच रहे होंगे यह चिड़ियाघर का नाम क्यों बताया गया है, तो याद रखें यहाँ पिछले 3 एग्जाम से पूछा जा चुका है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर किस जिले में है या किस शहर में है। तो आपको याद रखना है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से थोड़े से तथ्य और बचते हैं तो उन्हें भी देख लें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है, याद रखना दोस्तों, देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन कौन सी है, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस ऐसे बोल सकते हैं। इसके अगर आपसे पूछा जाए किन 2 शहरों के बीच में, तो लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में है चली। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र लॉन्च किया गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखें आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र किससे, प्लास्टिक कचरे से
डीजल बनाने का। कहाँ लॉन्च किया गया? तो मथुरा में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फजिल नगर खंड में की जाएगी। दोस्तों कहाँ? तो कुशीनगर जिले के फजिल नगर खंड में की जाएगी। और इसका नाम कौन सी है, क्या है? तो यह पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है भारत की। आगे देखेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई है। और दोस्तों याद रखें, गंगा नदी का सबसे ज्यादा अपवाह उत्तर प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में, बहुत से एग्जाम्स में, कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखें, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे प्रदूषित शहर पूछा जा रहा है आजकल अगर, और यह क्वेश्चन ट्रेंड में, मतलब एग्जामिनर को पसंद आ रहा है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो आप बेहिचक कानपुर ही लगाएं। अब आपको बता दें दोस्तों आगे, तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्की और आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। दोस्तों किस किस का? गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्की और आलू का। दोस्तों याद रखें साथ ही कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी या काशी शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन? वाराणसी या काशी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री एचएम मैचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए मिस्र, बी मोरक्को, सी सूडान और डी ट्यूनेशिया। तो दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में ट्यूनेशिया के में हिंसक प्रदर्शन के बीच वहां के राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री एचएम मैचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। और जिनको बर्खास्त किया है वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो एचएम मैचेची। याद रखना है। ट्यूनेशिया की राजधानी तूनिस है। ट्यूनेशिया की मुद्रा दीनार है। याद रखना है दोस्तों। साथ ही याद रखें कि 1956 को ट्यूनेशिया देश फ्रांस से आजाद हुआ था। अब याद रखें ट्यूनेशिया की अगर जिनको लोकेशन नहीं पता है दोस्तों, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से पे ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए निशिया मोमोजी, बी मार्जरी गैस्ट्रिंग, सी रायशालील और डी फुना नाकायामा। तो दोस्तों याद रखें, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निशिया मोमोजी, जो कि एक 13 साल की जापानी छात्रा हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में एक कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के गोताखोर मार्जरी गैस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं, तो मार्जरी गैस्ट्रिंग है, जो कि अमेरिका के हैं। याद रखें दोस्तों, उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्ड कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। अब दोस्तों यह पहली खिलाड़ी कैसे बनी? तो यह कॉमन सेंस आपको खुद आ जाएगा अपने आप से, कि जब पहले ही प्रश्न में हमने देखा था कि यह तो स्केटबोर्डिंग इसी साल ऐड किया गया है ओलंपिक में, तो इसके पहले तो यह खेला नहीं गया था कि किसी को गोल्ड मिला हो। तो निशिया जो है यह स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही निशिया ने 13 साल 330 दिन की उम्र में अब ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो दोस्तों ओलंपिक गोल्ड इन्होंने कितनी उम्र में जीता? 13 साल 330 दिन, और रिकॉर्ड जो है वह 13 साल 268 दिन है। दोस्तों अब हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। हमने ए और बी के संबंधित तो देख लिए, तो आपको बता दें कि ब्राजील की रायाशा लील ने इस इवेंट का सिल्वर मेडल जीता है, और जापान की फुना नाकायामा ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। तो दोस्तों सिल्वर
मेडल किसको दिया गया है? रयासा लील को, जो कि ब्राजील की हैं। और आपका कांस्य पदक जिसको मिला है वह कौन है? तो फुना नाकायामा, जो कि जापान की ही हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस और डी मलेशिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में इंडोनेशिया देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनशीप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बाटम द्वीप में दुरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। दोस्तों याद रखें, इंडोनेशिया का द्वीप कौन सा होगा? तो द्वीप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बॉटम द्वीप। बॉटम द्वीप में दरियांग कांग जलाशय। तो ये जलाशय का नाम भूल जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन द्वीप का नाम नहीं भूलना। बॉटम द्वीप में दरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। और दोस्तों एक जलाशय पर इस सोलर फार्म के स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू होने वाला है और इसके वर्ष 2024 तक पूरे होने की योजना है। तो दोस्तों याद रखें कि यह कहाँ? तो इंडोनेशिया में बन रहा है, इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप पर बन रहा है। और कहाँ की? तो यह भी आपको याद रखना है कि सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी बनाने जा रही है इसको, फ्लोटिंग फार्म को, सोलर फ्लोटिंग फार्म को। देखेंगे दोस्तों अब इंडोनेशिया को, तो जैसे हम देख सकते हैं यह एक द्वीपीय देश जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेके एशिया के दक्षिण पूर्व तक और साथ में यह स्थित है। इसकी अगर सीमाएं देखेंगे तो वियतनाम के पास लगती है, थाईलैंड के पास, और आपका फिलीपींस के पास, और ऑस्ट्रेलिया के पास, साथ में पपुआ न्यू गिनी से जुड़ती हुई ऐसे इसकी सीमाएं लगती हैं। अब आगे इसकी हम डिटेल्स देखेंगे इंडोनेशिया की दोस्तों। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो तथा राजधानी जकार्ता है। साथ ही मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है। दोस्तों याद रखें, जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। लगभग 13,000 द्वीपों के साथ इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, जिसमें लगभग कितने? अब 13,000 द्वीप है। पहले इसमें 17,500 कुछ द्वीप थे, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ने से इसके छोटे द्वीप डूबते जा रहे हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है, तो इंडोनेशिया। चीन, भारत और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में? चीन में, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया है। दोस्तों याद रखना है। दोस्तों देश की जमीनी सीमा पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र शामिल है। दोस्तों जावा द्वीप 14 करोड़ आबादी के साथ विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। दोस्तों याद रखना है, विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है, जिस पर कितनी? लगभग 14 करोड़ आबादी है। दोस्तों इंडोनेशिया पाम ऑयल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों याद रखना है, इंडोनेशिया किसका? पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन है? तो इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, आपको बताया ही। सुंदा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, जोड़ती है? तो सुंदा जल संधि जोड़ती है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह लेटेस्ट है, 2021 का है जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था। इसमें आपसे अगर पूछा गया कि शीर्ष दानशील देश या फर्स्ट रैंक किसको मिली थी, तो इंडोनेशिया को दी गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, बी विश्व हेपेटाइटिस दिवस और सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तथा विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोनों मनाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को और विश्व हेपेटाइटिस दिवस को अगर बोले तो इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है जो रोग की स्थिति आत्मसीमित है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है और जिससे लीवर पर निशान या लीवर का सिकुड़ना या लीवर कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों याद रखें कि यह पूरा लीवर यानी कि यकृत से संबंधित है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जिसमें यकृत बीमार होता है, मतलब उस पर सूजन आ जाती है, वह सिकुड़ भी सकता है या उसका कैंसर भी हो सकता है, लीवर का कैंसर। आप समझेंगे दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को क्योंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का कोई इतिहास नहीं मिलता है हमें कुछ खास, तो इसलिए इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में तो आपको बता ही सकता हूं। तो दोस्तों हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का समूह है जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी और ई के रूप में जाना जाता है। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक संक्रमण है जिसमें लंबे समय तक, कभी कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लक्षण हैं यह पता चलता है कई दसों साल बाद पता लग रहे हैं, इंसान को दिखाई नहीं देते। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लम्बरबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, HBV की, साथ ही वायरस के इस नैदानिक परीक्षण तथा टीका विकसित किया था। तो दोस्तों इन्होंने जो हेपेटाइटिस बी की खोज की थी उसका टीका भी विकसित किया था कि और इनका जन्मदिन आता 28 जुलाई को, किनका, बारुक ब्लम्बरबर्ग। तो इसीलिए 28 जुलाई को चुना गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस के तौर पर। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, याद रखना आपको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एधनोम, ये टेड्रोस नहीं है दोस्तों, ओनली टेड्रोस आएगा, टेड्रोस अधानोम, तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्थान के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं। आपके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT पुणे, सी IIT खड़गपुर और डी IIT मद्रास। तो दोस्तों याद रखें IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने IIT खड़गपुर के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं। दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल यांत्रिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत आवेशों के साथ अपने स्वयं के मशीनी नुकसान की मरम्मत कर सकते हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे कि अंतरिक्षयान के लिए खुद को ठीक करने के इस प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। तो दोस्तों यह जो पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए गए हैं यह क्या है कि अगर कुछ इनको थोड़ी बहुत क्षति हो जाती है तो वह खुद से ही रिकवर कर लेते हैं, खुद से ही मरम्मत कर लेते हैं, इंतजार में नहीं रहते कि भाई आपको वहां जाना हो। लाइक आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है गया है कि अंतरिक्षयान के लिए खुद को ठीक करने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अंतरिक्षयान में अगर कोई खराबी आ जाती है तो वहां यह पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल मौजूद होंगे और उनको उसको रिकवर करेंगे। नजर डालेंगे दोस्तों IIT खड़गपुर की तरफ। तो IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में भारत के पहले IIT के तौर पर हुई थी तथा इसके निदेशक वर्तमान में दामोदर आचार्य हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। आपके ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में ब्रिटेन देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन की कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। ब्रिटेन कोर्ट में कानूनी फर्म TLT LLP और बैरिस्टर मार्सिया
शेखर डेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी की है। किसके से की है दोस्तों? टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर हैं जो मार्सिया शेखर डेमियन ने भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी की है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की सेवाएं जारी रखने के लिए एसबीआई और दूसरे बैंकों से लोन लिया था। दोस्तों इन्होंने, इनकी कंपनी कौन थी विजय माल्या की? तो किंगफिशर एयरलाइंस थी, जिसके लिए इन्होंने एसबीआई और अन्य बैंकों से लोन लिया। लेकिन इसके बाद किंगफिशर के हालात बिगड़ने से कंपनी डूब गई और माल्या ने बैंकों का लोन चुकाने में असफलता जताई थी और यह देश छोड़कर भाग गए थे। तब से भारतीय बैंक इन पर केस किए बैठे हैं और इनसे उस पैसे की वसूली का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों की समाप्ति की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी चीन, सी इराक और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी के साथ मिलकर इराक में 18 साल बाद अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान की मिशन की खत्म करने पर समझौता किया है, जिसमें इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की गई है। जो बाइडेन ने कहा कि इराक के साथ अमेरिकी संबंध अब नए चरण में प्रवेश करेंगे। 2021 के अंत तक इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा पर मुहर लगा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सन 2003 में जब सद्दाम हुसैन की तानाशाही थी इराक में, तब अमेरिका ने अपने यह वायुसेना को भेजा था और सद्दाम हुसैन से मुक्त कराया था इराक को। साथ ही सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी दी थी। इराक की तरफ नजर डालेंगे तो इराक की राजधानी बगदाद है तथा यहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर ले जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।